हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मेरी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए पॉलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक चैप्टर हम पहले ही करा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ से, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक समता का क्या आशय है? कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्यों के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसर की समानता। नागरिक समता का जो आशय है वो अवसर की समानता से है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32, धारा 28, धारा 29, धारा 31। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश या रिट या अधिसूचना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समादेश या रिट। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश या रिट जारी किए जा सकते हैं। ये समादेश 5 प्रकार के होते हैं: वंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? सिविल कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई या सांविधिक कार्रवाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांविधिक कार्रवाई। किसी व्यक्ति के कैद होने पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सर्वाधिक कार्रवाई है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश या रिट को जारी करके किसी प्राधिकार द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सर्टियोरी की रिट, उत्प्रेषण लेख या होबियस कार्पस की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण या मैडमस की रिट, परमादेश या को वारंटो की रिट, अधिकार परीक्षा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैडमस की रिट या परमादेश। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय किसी प्राधिकार द्वारा अपने कर्तव्यों को न किए जाने पर परमादेश, मैडमस रिट जारी कर उसे अपने अभिष्ट कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? परमादेश रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा रिट के अंतर्गत सार्वजनिक पद पर बने किसी व्यक्ति से न्यायालय यह प्रश्न कर सकता है कि उसके उस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार के विधि संगत न होने पर उसे रद्द किया जा सकता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसका वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? परमादेश रिट, अधिकार परीक्षा रिट, उत्प्रेषण रिट या प्रत्यक्षीकरण रिट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा रिट के तहत किसी कर्मचारी को अवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्रवाई करने से न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है। इस रिट के तहत न्यायालय द्वारा यह पूछा जाता है कि वह व्यक्ति किस प्राधिकार से वह कार्य कर रहा है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जा सकता है? उत्प्रेषण रेख, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा समादेश का प्रयोग किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि व्यक्ति का दावा आधारहीन है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सी रीढ़ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में उल्लिखित विभिन्न रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुलवर्क है। यह रिट सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा निज स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। यह निज अथवा स्वतंत्रता का एक आधार है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, भाषण एवं स्वतंत्रता का उल्लंघन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है, इसलिए इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का रिट कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रिट में से किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। इसे व्यक्ति और सरकार दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या को वारंटो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशेष व्यवस्था नहीं की गई है? परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश या निषेध। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, व्यादेश और निषेध नाम की किसी रिट की भी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। मूल अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों को निम्न रिट जारी करने की शक्ति है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 2, 3, 5 या 6। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? निजता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एसोसिएशन या संघ या यूनियन बनाने का अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 के तहत एवं एसोसिएशन या संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 14(1)(c) के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में शामिल है। निजता के अधिकार की गणना यद्यपि भारतीय संविधान में नहीं की गई है, तथापि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए निजता के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार आदि को इसके तहत मौलिक अधिकार माना है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। अन्य सभी मौलिक अधिकार हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का समापन नहीं है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है? जीवन का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, वैयक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण, स्थायी आवास का अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थायी आवास का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत, वैयक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन जीने का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के अधीन एक विधिक अधिकार है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां, 42वां, 43वां या 45वां? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं रहा, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार या काम करने का अधिकार? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।